पुराने लोग कहा करते थे कि अदालतें दूध का दूध और पानी का पानी कर देती हैं। कुछ लोग उनको न्याय के मंदिर बताया करते थे, लेकिन आजकल कोर्ट्स के ऐसे फैसले आ रहे हैं कि उनमें से दूध और पानी निकलता नहीं दिखाई देता, बल्कि लहू की धार रिसती हुई दिखाई देती है। लिटिगेंट्स की कमर के ऊपर मार के निशान दिखाई पड़ते हैं। एक ऐसे ही मुकदमे की कहानी आपको आज सुनाते हैं, जो हमारा ही केस है और हमने उसकी अपील में अब एडिशनल एफिडेविट फाइल करने की योजना बनाई है। आपको पूरा किस्सा सुना दे रहे हैं, हालांकि इसमें हमने पार्टीज के और स्थानों के नाम पते बदल दिए हैं। राजस्थान के एक शांत कस्बे में महेश और किशन नाम के दो व्यापारी थे। एक दिन किशन को कोर्ट का समन मिला कि महेश ने उसके ऊपर 138 एनआई एक्ट का मुकदमा दायर कर दिया है। कंप्लेंट पढ़कर उसका सर चकरा गया। कंप्लेंट में लिखा था कि किशन ने महेश से 20, 30, 50 हजार की राशियां उधार लेकर 2012 से 2016 के बीच में कुल 20,13,000 रुपये ले लिया था। जब लौटाने की बात आई तो लौटाने की गरज से किशन ने 6 अप्रैल 2017 के दिन महेश को 18,85,000 का चेक काट कर दे दिया। जब चेक बैंक में दिया गया तो चेक पर स्टॉप पेमेंट लिखा हुआ आया। यह दिखाकर बैंक ने चेक को अनादृत कर दिया। किशन ने कोर्ट में जाकर लाख समझाया कि यह ना तो मेरा उधार है, ना मेरा हस्ताक्षर है और ना मुझे महेश का या उसके एडवोकेट का कोई लीगल नोटिस मिला है। कोर्ट ने कहा, तुम्हारी ये सब बातें अब हम ट्रायल के दौरान ही देखेंगे। और जैसा कि एक आम आदमी करता है, ट्रायल में एक कम फीस लेने वाले वकील साहब को लेकर किशन मोर्चे पर डट गया। उसने सोचा कि मैं भी दूध का दूध और पानी का पानी करवा कर ही दम लूंगा। मैं कोर्ट में देख लूंगा कौन झूठ बोलता है। पूरा ट्रायल हुआ। किशन के वकील साहब जैसा उनके बस का था वैसा ही थोड़ा बहुत क्रॉस करके किशन को लौटा कर ले आया करते थे। गंभीर कानूनी बहस और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट भी वे कोर्ट में पेश नहीं कर पाए। किशन ने सुन रखा था कि कोर्ट में सत्यमेव जयते हुआ करता है, जो सच है वही जीतता है, और यह भरोसा करके वह हर पेशी पर जाता और अपने वकील साहब के पीछे तथा कोर्ट के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता। अंत में फैसले की घड़ी आई। मजिस्ट्रेट साहब ने आरोपी को दोषी करार दे दिया किशन को, और 2 वर्ष के कारावास तथा 28 लाख रुपए का फाइन लगा दिया। यह फाइन की राशि न दे सकने की हालत में 5 माह का अतिरिक्त दंड सुना दिया गया। यह सब सुनकर किशन के दूध और पानी वाले सपने अदालती न्याय के नीचे कुचले गए। किशन की आंखों से आंसू बह निकले। किशन ने अपने किसी जानकार के कहने से अपनी कन्विक्शन की फाइल हमें भेजी और हमने उसे गहराई से परखा, पढ़ा, सुप्रीम कोर्ट के कानून के साथ उसकी तुलना की और पूरी फाइल में हमने देखा, पहली बात कि पूरा ट्रायल गुजर जाने के बाद भी कंप्लेनेंट ने कहीं भी ऋण का या कानूनी देनदारी का, जिसको हम अंग्रेजी में डेट और लीगली एनफोर्सेबल लायबिलिटी कहते हैं, इनको कोर्ट के सामने प्रूव नहीं किया था। कंप्लेनेंट का कहना था कि आरोपी ने कभी 20,000, कभी 30,000, कभी 50,000 की राशियां उससे ली और इस तरह से कुल मिलाकर 20 लाख से अधिक का उधार किशन ने कंप्लेनेंट से ले लिया था। लेकिन पूरी कोर्ट में कोई भी पर्ची, बिल, प्रोनोट, एग्रीमेंट कुछ भी पेश नहीं किया गया था जिससे यह प्रूव होता हो कि आरोपी ने कोई पैसा कभी लिया था। जो बात कोर्ट के रिकॉर्ड पर कभी प्रूव नहीं हुई थी, वह बात कोर्ट के मजिस्ट्रेट साहब को कैसे पता लगी कि किशन ने महेश से पैसा लिया था? क्योंकि आरोपी द्वारा पैसा लिया गया था, यह बात किसी भी दस्तावेज के आधार पर कभी कोर्ट में सिद्ध ही नहीं की गई थी और यह ऐसा मजिस्ट्रेट साहब को ज्ञान हुआ, यह बात हैरान कर देने वाली है। दूसरा पॉइंट, कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा कि लगता है कि आरोपी ने देनदारी से बचने के लिए ही पेमेंट स्टॉप करवाया था, जबकि पेमेंट को स्टॉप करवा देना कोई कानूनी अपराध तो होता नहीं है। यह तभी कानूनी अपराध होता है यदि कानूनी देनदारी के लिए इशू किए गए चेक की पेमेंट को रुकवाया जाता है। यह बात एक जज साहब को जजमेंट लिखवाते हुए क्यों याद नहीं आई, इसका स्पष्टीकरण फाइल के ऊपर कहीं भी पूरे जजमेंट में लिखा नहीं गया है। तीसरा पॉइंट, कंप्लेनेंट ने कहा कि उसने आरोपी को पैसा दिया तो कोर्ट ने मान लिया। कंप्लेनेंट ने कोई बही, कोई खाता, कोई एग्रीमेंट, कोई रसीद, कोई हस्ताक्षर, निशान अंगूठा
कुछ भी कोर्ट में नहीं दिखाया कि आरोपी को पैसा दिया गया हो, लेकिन कोर्ट ने पूरी तौर पर कंप्लेनेंट की बात का यकीन कर लिया। तो कंप्लेनेंट की बात का यकीन बिना सबूत के क्यों कर लिया, यह मजिस्ट्रेट साहब ने नहीं बताया। उधार दी गई राशि, ये चौथा पॉइंट है, उधार दी गई राशि कितनी, किस दिन दी गई थी, इसका सबूत भी पूरे ट्रायल में कंप्लेनेंट ने कोर्ट की केस फाइल पर नहीं लगाया था। केवल जबानी तौर पर बयान किया था कि उस दिन इतना पैसा आरोपी को दिया, उस दिन इतना पैसा दिया। किसी भी तारीख के लेन देन का कोई दस्तावेजी सबूत नहीं था, आरोपी का अंगूठा नहीं था, आरोपी का कोई दस्तखत भी नहीं था, कोई रसीद नहीं थी। तो ऐसे में कोर्ट में बैठे साहब को कंप्लेनेंट का कहा हर फैक्ट क्यों सच नजर आता रहा, वो क्यों मानते रहे, यह बात उन्होंने अपने जजमेंट में कहीं भी नहीं लिखी है। पांचवा पॉइंट जो हमने उसके केस में पाया, जो कानून के विरुद्ध था, कि कंप्लेनेंट ने अपने व पत्नी के आय के स्रोतों को दिखाकर यह सिद्ध करने की कोशिश की थी कि यह आरोपी को ऋण देने की हैसियत रखता था, लेकिन कंप्लेनेंट की हैसियत से आरोपी का दोष तो साबित नहीं हो जाता। हैसियत उसी अर्थ में मायने रखती है जब आरोपी ने कहा हो कि आपकी हैसियत नहीं थी, तब कंप्लेनेंट को अपनी हैसियत दिखानी चाहिए। बिना आरोपी के चैलेंज किए हुई कोर्ट में यदि कोई कंप्लेनेंट हैसियत दिखाने के लिए आता है तो यह संदेह पैदा करता है, लेकिन इस केस में मजिस्ट्रेट साहब को कभी संदेह नहीं हुआ। उन्होंने कंप्लेनेंट के ऊपर पूरा यकीन किया, आरोपी को बिना प्रूफ के झूठ माना, बिना प्रूफ के ही दोषी माना और एक गलत जजमेंट जारी कर दिया। छठा पॉइंट था, कंप्लेनेंट ने कहा कि बैंक ने चेक को अनादृत कर दिया, तो कोर्ट ने यह भी मान लिया, उसका भी कोई प्रूफ नहीं लिया। कंप्लेनेंट ने बैंक का कोई कर्मचारी, कोई मैनेजर, कोई अधिकारी गवाही के लिए नहीं बुलाया, तो कोर्ट ने आपत्ति नहीं की कि भाई उनको बुलाओ तो सही जिसने आपका चेक अनादृत किया है, हम उनकी गवाही तो सुने। कंप्लेनेंट ने बयान दिया कि उसकी व पत्नी की इतनी हैसियत थी कि वे आरोपी को कंप्लेनेंट की बताई गई राशि उधार दे सके, तो यह भी कोर्ट ने मान लिया। कोर्ट सब कुछ मानता जा रहा था। सातवां पॉइंट, कंप्लेनेंट ने कंप्लेंट में कई ऐसे तथ्य जोड़ दिए थे जो कंप्लेनेंट की ओर से आरोपी को दिए गए लीगल नोटिस में नहीं लिखे थे, यानी कि कंप्लेंट में ऐसे फैक्ट्स लिखे थे जो लीगल नोटिस में नहीं लिखे थे। यह कानूनी रूप से गलत बात है। कंप्लेंट में वही फैक्ट्स लिखे जा सकते हैं जो नोटिस में लिखे हुए हों, क्योंकि लीगल नोटिस के द्वारा कंप्लेनेंट हमेशा आरोपी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करता है कि आपने फला फला तथ्यों के आधार पर एक अपराध कारित कर दिया है। यदि आप इस अपराध को मुझे पैसे देकर समाप्त नहीं करते हैं तो मैं आपके खिलाफ एक कंप्लेंट कोर्ट में डालने वाला हूं। तो इसलिए पूरी की पूरी बातें, पूरे के पूरे फैक्ट्स लीगल नोटिस में आने चाहिए। लेकिन यहां जो लीगल नोटिस भेजा गया था उसकी अपेक्षा कंप्लेंट में बहुत सारे नए तथ्य जोड़ दिए गए थे, तो इससे कंप्लेंट बैड इन लॉ बन गई थी। अभी सितंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी प्लास्टिक्स वर्सेस महदूम बाबा नूरुल क्रिमिनल अपील नंबर 4142 ऑफ 2025 में कहा था कि बैड नोटिस मींस बैड प्रोसिक्यूशन, यानी कि नोटिस की गलती पूरी कंप्लेंट को खराब कर देगी। नोटिस में की गई गलती कंप्लेंट में सुधारी नहीं जा सकती है। लेकिन इस केस में तो जैसे कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट पर ध्यान ही नहीं दिया। ऐसा लगता है कि कंप्लेनेंट ने कोई हरी मिर्ची और नींबू लगाकर मजिस्ट्रेट साहब के ऊपर जादू कर दिया था। अब इस ट्रायल कोर्ट जजमेंट के बाद हमारे आरोपी ने लिमिटेशन पीरियड में अपील तो फाइल कर दी थी, हमसे मिलने से पहले ही फाइल कर दी थी, लेकिन अपील के नियम के अनुसार उसको फाइन की 20% राशि कोर्ट में जमा करवानी पड़ी। जिस केस में लीगली एनफोर्सिबल डेट और अदर लायबिलिटीज का एक छोटा सा सबूत भी केस फाइल के रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं हो, उसमें आरोपी को केवल इसलिए 2.5 लाख से अधिक की राशि कोर्ट में जमा करवानी पड़ी क्योंकि ट्रायल कोर्ट जज साहब ने उस संबंध में दिए गए सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स का ना तो ध्यान रखा और ना ही आरोपी की बात कानून के अनुसार सुनी। यदि कानून के अनुसार चलने पर कन्विक्शन और सजा हो जाए तो बात समझ में आती है, लेकिन ट्रायल कोर्ट जज के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का उल्लंघन करके यदि आरोपी को कानूनी कठिनाई में डाला जाता है तो ऐसे जज से सवाल तो पूछा ही जाना चाहिए। तो ऐसे ट्रायल कोर्ट जज का इलाज क्या है? इनके खिलाफ कंप्लेंट और अपील रिवीजन आदि की बात तो हम पहले ही कर चुके हैं,
लेकिन वे उपाय तब काम आते हैं जब मामला कोर्ट में चल रहा हो। उन उपायों से ट्रायल जज हाई कोर्ट वगैरह से डरकर सही काम करने लग जाते हैं। हमने त्रिपुरा का उदाहरण बताया था। लेकिन ऐसे मामले में क्या करें, जैसा ये वर्तमान वाला है, जहां जजमेंट ही कानून तोड़ आधार पर दे दिया गया हो? तो हमें लगता है इसका एक ही इलाज है कि अपने डिफेंस को इतना मजबूत करें कि जज को सारा मामला केवल आपके क्लाइंट के पक्ष में झुका हुआ दिखाई दे। एप्लीकेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन और आर्ग्यूमेंट्स का ऐसा कॉम्बिनेशन कोर्ट के सामने रखें कि आपके विरोधी का पक्ष कोर्ट को दिखाई देना बंद हो जाए। और इसके दो ही रास्ते हैं, या तो इतना पढ़ा जाए कि हर विरोधी की दलील को आप ठुकरा सकें, उसका काउंटर दे सकें, और या फिर ILS की, इंडियन लीगल सिस्टम की सहायता ली जाए। मेहनत इंडियन लीगल सिस्टम की हो और विजय आपकी हो जाए। इंडियन लीगल सिस्टम की सेवाएं सिर्फ उनके लिए हैं जो अपने केस को लेकर गंभीर हैं। हमसे जुड़ने का पहला कदम है हमारा मेंबर बनना, और मेंबर बनते ही हम आपके केस की तह तक जाते हैं। आपके द्वारा दिए गए डॉक्यूमेंट्स को हमारे अनुभवी एडवोकेट्स पढ़ते हैं, हर पेज को समझते हैं, हर दलील को परखते हैं और फिर आपको बताते हैं आपका केस इस वक्त कहां खड़ा है और उसमें क्या क्या चुनौतियां हैं, और आगे कौन कौन से कदम आपके केस की सफलता के लिए उठाने जरूरी हैं। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि क्या आपके केस में क्वैशिंग या डिस्चार्ज पाना संभव है, या इस केस में ट्रायल होना अनिवार्य है, और यदि ट्रायल होना अनिवार्य है तो फिर किन किन गवाहों को किन किन बिंदुओं पर क्रॉस के द्वारा तोड़ा जाना है और वह कैसे संभव हो पाएगा। यह सब भी सिर्फ हमारे मेंबर्स को बताया जाता है। इसके बाद फाइनल आर्गुमेंट्स की तैयारी और उसकी प्रस्तुति होती है, प्रेजेंटेशन होता है। यह भी हमारी रणनीति का हिस्सा है। अगर आप भी चाहते हैं ऐसा गहराई वाला लीगल सपोर्ट आपको मिले, आपके केस में मिले, तो आज ही आप हमारे मेंबर बनिए। सामने दिए गए QR कोड को स्कैन करिए या फिर वहीं पर दिए गए लिंक को क्लिक कीजिए। फीस देकर हमारे मेंबर बन जाएं। तब आप अपने केस को समझ पाएंगे, संभाल पाएंगे और जीत पाएंगे।